ओके, तो कुछ आपकी प्रॉपर्टीज हैं न्यूक्लियस की जो हमने पहले एक्सप्लेन की हैं। कुछ प्रॉपर्टीज को हम क्लासिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपने साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो डिफाइन किया। इसके बाद अलावा आपने मैस जो है वो आपने फाइंड किया न्यूमेरिकली। बाइंडिंग एनर्जी की, पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या क्वाड्रपोल मोमेंट वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिपेंड करती हैं इनडायरेक्टली चार्ज नंबर जी पे, तो जिनकी आप वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्लासिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने न्यूक्लियस को एज अ स्फीयर कंसिडर किया और हमने उसकी ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। तो जब हम न्यूक्लियस को एज अ स्फीयर कंसिडर करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है वो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पे कंसिस्ट कर रहा है, तो आपने न्यूक्लियॉन जो हैं यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको भी एज ए पार्टिकल कंसिडर किया। उन पार्टिकल्स का आपने मैस डिफाइन किया, उन पार्टिकल्स का आपने चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्लासिकल बिहेवियर है या न्यूक्लियस और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस का क्लासिकल एक्सप्लेनेशन आपने किया है। ठीक है, तो न्यूक्लियस को आप जो है वो क्वांटम मैकेनिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करने के लिए मैं अभी आपको बता रही थी कि जिस तरह से लेट्स सपोज आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन किया, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप कंप्लीट फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन करने लगते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स क्लासिकल बेसिस पे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आप फिर उनकी क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक किसी चीज़ को क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करने के लिए फिर आप उसका वेव एस्पेक्ट या वेव नेचर को डिस्कस करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक जो आपके पास डुअल नेचर जो है वो पार्टिकल की एग्जिस्ट करती है, यानी कि आप अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स हम जो डुअल नेचर है हम ये कहते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है। डुअल नेचर के मुताबिक हम न्यूक्लियस को एज ए पार्टिकल या न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके एज ए पार्टिकल तो उनको एक्सप्लेन करते ही करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनको उनके साथ वेव एसोसिएट है और वो वेव लाइक फिनोमिनाज भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्टेट जो होती है उसको हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर स्टेट भी जो है वो एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है या वो एक क्वांटम स्टेट है। तो जब भी आप किसी सिस्टम को क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं या किसी स्टेट को क्वांटम स्टेट कहते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, मतलब न्यूक्लियस अगर आपका एक क्वांटम स्टेट है तो आप उस न्यूक्लियस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आप उसको किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसे हम वेव फंक्शन बोलते हैं। वेव फंक्शन एक ऐसा आपका पैरामीटर है जो कि यूज़ होता है किसी क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ हम उसकी कुछ जो वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे वो हमारे पास है पैरिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस की जो वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि जिनको हम उनकी वेव नेचर के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे वो क्या है, पैरिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम पैरिटी को डिस्कस करते हैं। पैरिटी कौन सी प्रॉपर्टी है और इसका फॉर्मूला क्या है और इसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो पैरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, आप कंसिडर कर रहे हैं कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम और हम कह रहे हैं दैट सिस्टम इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। तो तो हम ये कहते हैं कि उस सिस्टम के साथ कोई ना कोई वेव जो है वो एसोसिएट है। ठीक है, तो उस वेव यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की वेव मोशन एग्जिस्ट कर रही है, उसके साथ वेव एसोसिएट है और वो वेव किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की वेव मोशन जो है उसे कंसिडर करते हैं। तो इस वेव मोशन को या उस वेव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेव फंक्शन आपका क्या होता है, उसे हम साई बोलते हैं। और वेव फंक्शन साई जो होता है ये फंक्शन होता है स्पेस कोऑर्डिनेट्स का भी और टाइम कोऑर्डिनेट्स का भी, यानी कि वाई इज द फंक्शन ऑफ, जब आप सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट लेंगे तो साई जो होगा वो आपका फंक्शन होगा एक्स वाई जी का, और जब आप साथ टाइम कोऑर्डिनेट भी कंसिडर करेंगे तो आपका जो साई होगा वो फंक्शन होगा एक्स वाई जी एंड टी का। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वेव फंक्शन
जो आप साई कंसिडर कर रहे हैं वो आपका डिपेंड करता है स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जी पे। अच्छा, अगर इसी वेव फंक्शन का हम कॉन्जुगेट लें तो उसको हम साई स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, साई स्टेरिक। और साई स्टेरिक जो है ये मिलके इन दोनों से, जैसे कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स में देखा होगा, साई एंड साई स्टेरिक मिलके इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम साई मॉड स्क्वायर बोलते हैं और उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, साई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ साई मल्टीप्लाई बाय द साई। तो इससे आपको क्या मिलती है, साई मॉड स्क्वायर आपको प्रोबेबिलिटी देता है, प्रोबेबिलिटी एट एनी पॉइंट टू फाइंडिंग द पार्टिकल। ठीक है, तो पैरिटी भी क्या है, पैरिटी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है किसी ऐसे ही वेव फंक्शन की जो कि किसी क्वांटम मैकेनिकल न्यूक्लियर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पैरिटी क्या है, पैरिटी प्रॉपर्टी है किसकी, वेव फंक्शन की, किसी भी वेव फंक्शन की। और वो वेव फंक्शन किस चीज़ का है, वो वेव फंक्शन किसी न्यूक्लियर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई आपने न्यूक्लियर स्टेट कंसिडर कर ली, इधर वो आपकी ग्राउंड स्टेट है, इधर वो आपकी एक्साइटेड स्टेट है। आपने कोई स्टेट कंसिडर कर ली और उसको कहा कि ये क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है, तो उस क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, वेव फंक्शन की। ठीक है, तो बेसिकली पैरिटी जो है ना वो वेव फंक्शन है जो कि किसी न्यूक्लियर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हम जिस क्वांटम न्यूक्लियर स्टेट को, क्वांटम मैकेनिकल न्यूक्लियर स्टेट को जिस वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं वो तो हो गया साई। और हमने ये भी बता दिया कि वो साई जो है वो फंक्शन है एक्स वाई और जी का। अब हम कहते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं कि अगर हम स्पेस कोऑर्डिनेट को चेंज करें, आपके स्पेस कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई एंड जी, तो इन सम केसेस जब आपके पार्टिकल ओरिजिन के थ्रू मूव करते हैं और आप ओरिजिन के पॉजिटिव साइड पे भी पार्टिकल की मोशन कंसिडर कर सकते हैं और नेगेटिव साइड पे भी। तो जब आप पॉजिटिव साइड पे रहते हैं तो उस साइड पे आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स होता है, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जी है। अगर आप ओरिजिन के ऑपोजिट चले जाएं तो वहाँ पे जो आप कहते हैं कि आपका जो फ्रेम है वो इन्वर्ट हो जाता है, जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे फिर आपका जो साई होगा वो रिप्रेजेंट होगा माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जी के साथ। तो इन सम केसेस अगर आपके स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज कर दिए जाएं, तो स्पेस कोऑर्डिनेट चेंज करने से अगर आपका वेव फंक्शन उसका साइन चेंज हो गया तो आप कहेंगे कि जो पैरिटी है न्यूक्लियर स्टेट की वो आपकी ऑड पैरिटी है। और अगर साइन चेंज ना हो तो पैरिटी जो है वो इवन पैरिटी होगी। इसको दोबारा से बताती हूँ कि आपने साई बोला, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये साई है विच इज़ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जी। ठीक है, अब अगर आपने इसके अंदर फंक्शन लिया है एक्स वाई जी के अंदर, मैंने एक्स वाई जी की बजाय इसके जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जी के साथ। तो आप यहाँ पे देखें पहले साई का जो था, साई के साथ जो सिंबल था वो पॉजिटिव का था। जब आपने उसके स्पेस कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया तब भी जो साई के साथ फंक्शन है, जो सिंबल है वो पॉजिटिव का ही रहा। तो सिंबल चेंज नहीं हुआ तो इसको हम बोलेंगे इवन पैरिटी। बट इसके ऑपोजिट अगर ये कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज करने से वेव फंक्शन का साइन जो है वो चेंज हो जाए, यहाँ पे प्लस की बजाय नेगेटिव साइन आ जाता, तो आपके जो सिस्टम की है, जो आपका जो न्यूक्लियर स्टेट है उसकी जो पैरिटी होगी वो ऑड पैरिटी होगी। यहाँ अभी देखिएगा अब यहाँ पे आप देखें ये आपका आपका स्टेट जो फंक्शन है वो साई एक्स वाई जी है। तो यहाँ आपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया जब स्पेस कोऑर्डिनेट्स को, तो बाहर एक नेगेटिव साइन जो है वो अपीयर हो गया। अगर वेव फंक्शन का साइन चेंज होए बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द स्पेस कोऑर्डिनेट्स तो फिर आपकी जो पैरिटी होगी वो ऑड पैरिटी होगी। तो आप किसी भी न्यूक्लियस की पैरिटी फाइंड आउट करते हैं और आपने बताना होता है कि इसकी पैरिटी इवन पैरिटी आई है या ऑड पैरिटी आई है। अब ये इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स का पता चलेगा कि कब कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है, किसी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कौन सी ट्रांजिशन जो है वो न्यूक्लियस की वो नहीं हो सकती।
पैरिटी को कुछ बुक्स में आप देखोगे तो उसको पी से रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे जो पैरिटी है उसको पाई से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। पैरिटी को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एल। एल आपको क्या है, एल आपको पता है, ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। एल क्या है, वो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो आप कह सकते हैं कि किसी सिस्टम की जो किसी न्यूक्लियस की या न्यूक्लियर स्टेट की जो पैरिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे। अगर आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इवन आएगी तो आपकी पैरिटी जो है वो इवन आएगी, क्योंकि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एल की वैल्यू हम 2 ले लें तो -1 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या है, 1, तो पैरिटी जो है वो इवन आई। और अगर आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑड है तो आपकी जो पैरिटी है उसकी वैल्यू जो वो भी ऑड आएगी। तो ये हम सिंगल किसी न्यूक्लियर स्टेट को जब साई से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए पैरिटी फाइंड आउट करने का तरीका ये है। बट अगर आपका जो न्यूक्लियर स्टेट है, जैसे हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं, तो हमें उसकी टोटल पैरिटी बतानी होगी पहले, फिर हम उसकी पैरिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे उस स्टेट की। तो न्यूक्लियस के अंदर आप पहले हर इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन की पैरिटी बताएंगे, और फिर जब आपने टोटल पैरिटी निकालनी है तो सबकी पैरिटीज़ का प्रोडक्ट लेके आपके पास टोटल पैरिटी जो आ जाएगी। और उस केस में जब आपका सिस्टम फर्दर कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा हो तो आप फिर यहाँ पे सिंपल एल नहीं लिखते बल्कि कैपिटल एल लिखते हैं। आपने तब पैरिटी का फार्मूला में -1 की पावर कैपिटल एल लिखना है, स्मॉल एल नहीं लिखना, क्योंकि हमें पता है कि जो कैपिटल एल है वो क्या होता है, सुमेशन ऑफ स्मॉल एल के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपकी पैरिटी इवन ऑड कब होगी, जब आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो इवन या ऑड होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो पैरिटी है वो बहुत, हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी न्यूक्लियर स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप को मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ कि हम ये आपने किस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज करने से ये चेंज होगा। लेट्स सपोज आपका जो साई है वो है कॉस थीटा, ठीक है। आपका साई जो फंक्शन है वो क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि कॉस ऑफ, अगर थीटा की बजाय कॉस ऑफ माइनस थीटा कर दें तो उसका आंसर क्या आएगा। क्या आवाज आ रही है मेरी? पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव ही होता है मैम, माइनस कॉस कॉस ऑफ थीटा की बजाय मैंने कॉस थीटा की बजाय मैंने माइनस थीटा लिखा तो आंसर क्या आया, कॉस ऑफ थीटा। तो यानी कि मैंने वो कोऑर्डिनेट उसका चेंज किया है लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके सिंबल पे। तो आपका जो आप ये इसको आप कह सकते हैं ये एग्जांपल हो जाएगी आपकी इवन पैरिटी। बट इसके अक्स अगर आप लिखें साई इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, साई आपका क्या है, साइन थीटा, और वहाँ पे आप थीटा की बजाय क्या रिप्लेस कर दें, माइनस थीटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास इक्वल आ गया साई इज इक्वल टू माइनस साई। तो यानी कि आपने जब उसके कोऑर्डिनेट को चेंज किया या एंगल को चेंज किया तो आपका जो रिजल्ट आया वो ओरिजिनल साई के साथ एक माइनस अपीयर हो गया। बात फॉलो करें, जब आपने साइन थीटा में थीटा को माइनस थीटा के साथ रिप्लेस करते हैं तो वो आपका माइनस बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब जो आपका आंसर आया वो ये है कि साई के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एग्जांपल है आपकी ऑड पैरिटी के साथ। तो किसी भी वेव फंक्शन के कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज करने से अगर उस वेव फंक्शन का ओवरऑल साइन चेंज हो तो वो ऑड पैरिटी कहलाएगी उस सिस्टम की, और अगर उसका साइन चेंज ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इवन पैरिटी कहेंगे। क्लियर? सो टोटल मैंने आपको बताया कि टोटल आपने जो पैरिटी फाइंड आउट करनी है वो किस तरह से करनी है कि जितने भी आपके न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी इंडिविजुअल पैरिटीज आप फाइंड आउट करेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट लेके आप जो है वो टोटल पैरिटी किसी न्यूक्लियर स्टेट की बता सकते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पैरिटी के हिसाब से ये है, जिस तरह आप कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपका कोई सिस्टम जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है
स्टेट कैसे चेंज करता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपका स्टेट कैसे चेंज करेगा? आपने कोई एनर्जी दी न्यूक्लियस को तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो आफ्टर सम टाइम वो अपनी एनर्जी रिलीज करके आपका जो न्यूक्लियस है वो ग्राउंड स्टेट में वापस आया। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस अपनी स्टेट चेंज करता है। तो जब सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करे यानी साइज चेंज करे तो उसकी जो पैरिटी है वो टोटल पैरिटी वो सेम होनी चाहिए। जो इनिशियल स्टेट में उसकी पैरिटी थी वही फाइनल स्टेट में उसकी पैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। जब आप डिफरेंट ट्रांजिशन पढ़ेंगे न्यूक्लियस की यानी कि स्टेट की चेंजेस पढ़ेंगे या आप डिफरेंट न्यूक्लियर फिनोमिनाज या न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे आगे, तो उसमें आप उसकी पैरिटी कंजर्वेशन को भी फॉलो करना होगा, क्योंकि पैरिटी कंजर्वेशन भी रूल है, एक रूल है न्यूक्लियस के लिए जिसको ओबे करना उसे ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपका न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, उस वक्त उसकी कोई ना कोई पैरिटी है सिस्टम की। उसके बाद क्या हुआ कि उस न्यूक्लियस ने ग्राउंड स्टेट में जाना है, तो वो ग्राउंड स्टेट में कैसे जाएगा? लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट में है वो एक फोटान एमिट करता है और फोटान एमिट करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो आपकी इनिशियल पैरिटी क्या थी? उस एक्साइटेड स्टेट की पैरिटी, ठीक है। और आपकी फाइनल पैरिटी क्या हुई? आपका जो ग्राउंड स्टेट में जब न्यूक्लियस आ गया तो उसकी ग्राउंड स्टेट की पैरिटी प्लस जो उसमें फोटान एमिट हुआ उसकी पैरिटी। तो आपकी इनिशियल पैरिटी और फाइनल पैरिटी दोनों मिला के सेम होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। तो इनिशियल पैरिटी तो आपकी एक्साइटेड स्टेट की थी, लेकिन जो फाइनल पैरिटी है वो आपके पास कब फाइनल पैरिटी बनेगी? उसमें आपने टोटल कंबाइंड पैरिटी देखनी है, जो फोटान एमिट हुआ उसकी पैरिटी प्लस जो आपका ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियस है उसकी पैरिटी। तो दोनों को कंबाइन करके जो आपकी फाइनल पैरिटी आएगी वो उतनी ही आनी चाहिए जितनी आपकी इनिशियली थी, यानी जब आपका न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में था। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। ठीक है, तो ये हमेशा जो है आपकी कंजर्व होनी चाहिए। बट कुछ सर्टन केसेस ऐसे हैं जिसमें पैरिटी नहीं भी कंजर्व होती, उसमें कुछ वीक इंटरेक्शंस हम बात करते हैं बीटा डिके में, और जब हमारे कुछ और फिनोमिना इसी तरह से जैसे गैमा एमिशन है, तो यहाँ पे ये होता है कि कुछ केसेस में नहीं भी पैरिटी कंजर्व रहती। तो डिपेंड करता है कि इधर जो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन हुई है या मैग्नेटिक ट्रांजिशन हुई है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांजिशन हुई है तो उसकी पैरिटी को आप -1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मैग्नेटिक ट्रांजिशन होती है उसमें एक एक्स्ट्रा जो है उसे माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक पैरिटी और ये आपकी क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक पैरिटी कहलाएगी। ठीक है, तो मोस्टली आपकी जो पैरिटी है वो कंजर्व रहती है। कुछ सर्टन केसेस होते हैं जिसमें पैरिटी जो है वो कंजर्व नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, दो स्टेट की जब मैंने आपको बात कहा ना, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की जो पैरिटी है ज़रूरी नहीं कि जब आप ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल को लेके जाएं तो वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की पैरिटी इक्वल हो, बट ओवरऑल जो सिस्टम की पैरिटी है ना वो कंजर्व होनी चाहिए। तो सिस्टम की पैरिटी का मतलब ये क्या है? सिस्टम की पैरिटी का मतलब अभी मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन करके आई हूँ कि एक्साइटेड स्टेट में आपका न्यूक्लियस था उसकी पैरिटी, और जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए वो अपनी एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में रिलीज करेगा, फोटान की फॉर्म में या अल्फा की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। तो ओवरऑल जो आपका नेट सिस्टम बचा यानी ग्राउंड स्टेट प्लस जो भी पार्टिकल एमिट हुआ उन टोटल उसे हम कहेंगे सिस्टम की पैरिटी। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड स्टेट की पैरिटी वही आए जो एक्साइटेड स्टेट की है, ग्राउंड स्टेट की चेंज हो सकती है, बट जो इसके साथ एमिट होने वाला पार्टिकल है कोई भी ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए जो भी साथ एमिशन हुई है वो टोटल पैरिटी मिला के सिस्टम की पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने अगर देख आपको याद हो सिलेक्शन रूल्स पढ़े थे मॉडर्न फिजिक्स में, और वो सिलेक्शन रूल्स किसके लिए होते हैं? सिलेक्शन रूल्स होते हैं कि कौन सी ट्रांजिशंस जो हैं वो हो सकती हैं और कौन सी ट्रांजिशंस नहीं हो सकती। तो ये जो ट्रांजिशन रूल्स हैं डिफरेंट न्यूक्लियर ट्रांजिशन के लिए वो डिपेंड करते हैं कि वेदर जो पैरिटी है न्यूक्लियर स्टेट की वो चेंज होती है या वो अनचेंज होती है। तो ये पैरिटी की बेस पे ही हम सिलेक्शन रूल्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं
इसीलिए हम बोलते हैं कि पैरिटी जो है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है न्यूक्लियर फिजिक्स में, क्योंकि इसकी बेस पे हम अलाउ करते हैं न्यूक्लियस को कि वो इस तरह की, यानी कि वो इस कंडीशन, इस फॉर्मेट में डिके हो सकता है या नहीं हो सकता। अब अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके, ये सब क्या है? ये ट्रांजिशन ही है डिफरेंट किस्म की, यानी कि ये न्यूक्लियस अपने आप को चेंज करता है, कभी वो अल्फा निकाल एमिट करके, कभी वो बीटा पार्टिकल एमिट करके, कभी वो गैमा डिके एमिट करके एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है। तो ये डिफरेंट टाइप की पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं। तो ये ट्रांजिशन होगी या नहीं होगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये उसकी पैरिटी पर डिपेंड करता है कि इधर सिस्टम की पैरिटी चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही। तो यहाँ तक ये पैरिटी का टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम कहते हैं कि ये वन ऑफ द वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की।